हेलो गाइस, गुड इवनिंग वंस अगेन। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लर्न विद कॉन्सेप्ट विद मी। इट्स मी अर्चना शर्मा। नाउ हमारा कोर्स 6 चल रहा था, स्कूल जेंडर एंड सोसाइटी या जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आप जो भी बोलना चाहें, बीएड फर्स्ट ईयर कोर्स 6। हाँ ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे कि बहुत सारे कालों में यानी कि वेरियस पीरियड में वुमेंस की स्थिति क्या है और उनकी शिक्षा से रिलेटेड हमने बहुत सारी बात की। ठीक है, तो इसी में हमारा अगला पीरियड है मॉडर्न पीरियड। इससे पहले हमने जो पढ़ा था आपको बता दें, ब्रिटिश पीरियड पढ़ा था और काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। हमने काफ़ी सारे बात भी की थी ब्रिटिश पीरियड में कि क्या क्या चीज़ें थी वुमेंस के लिए। इसके बाद मिशनरियों ने और इंडियन गवर्नमेंट ने मिलकर क्या क्या एफर्ट्स किए हैं वुमेंस एजुकेशन के लिए हमारे भारत में, और उन एफर्ट्स का रिजल्ट क्या था। बहुत अच्छा रिजल्ट था, अच्छा फीडबैक था, चीज़ें अच्छी हुई, बहुत सारे कमीशंस आ गए थे उस समय, और वुमेंस के लिए कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ खोल दिए गए थे, ये सारी चीज़ें हो गई थी, है ना। अलग से पर्टिकुलर स्कूल खोले गए थे जिसमें वुमेंस को शिक्षा दी जाती थी, टीचिंग इंस्टीट्यूट थे उसमें, वोकेशनल इंस्टीट्यूट थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल डिस्कस किया था ना। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न पीरियड में क्या कंडीशन थी। मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल, यानी कि प्रेजेंट टाइम, अभी के बारे में बात करते हैं थोड़ा हम। तो जब मॉडर्न टाइम स्टार्ट हुआ, आपको पता है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो उसके बाद ही भारत के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आई। सबसे पहले तो आपको पता है कि कंट्री आज़ाद हुई थी तो हर तरह से लोगों के पास जॉब नहीं थी, बेरोजगारी थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो थोड़ा हम प्रॉब्लम्स की बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ टॉप पे लिखा हुआ है कि जब मैं ये नोट्स बना रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और अभी मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा समझाने की कि पहले आपको प्रॉब्लम तो बता दी जाए कि उस समय प्रॉब्लम क्या थी, उसके बाद फिर कमीशन डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम देखिए, उस समय गरीबी थी, है ना। आपको पता था उस समय भारत गरीब देश हो गया था। फिर असाक्षरता थी, फिर लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा था, यानी कि फूड रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं हो रहे थे। लैंग्वेज इशू था, लैंग्वेज इशू मतलब भाषा की समस्या थी, ठीक। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ नेशन या कंट्री के विकास की बात चल रही थी। ऊंच नीच की बात थी यहाँ पे। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड सुपेरिटी आपको दिख रहा है, आप समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है तो कोई बात नहीं है, मैं पॉइंट डिस्कस कर दे रही हूँ। फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी एंड सुपेरिटी यानी कि ऊंच नीच के भाव की बात की गई। फिर सोशल इविल्स यानी कि जो समाज में बुराइयां थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम कैसे ख़त्म कर सकते थे, शिक्षा के माध्यम से ही ना, ठीक है। फिर बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन्स और बैकवर्ड कास्ट यानी कि जो स्त्रियां थी उनकी कास्ट, बैकवर्ड कास्ट की, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, उनकी बहुत ख़राब कंडीशन थी। फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, यानी कि मेल और फीमेल को बहुत वो किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद जब हमारा इंडिया आज़ाद हो, भारत आज़ाद हो गया 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो ये सारे मतलब प्रॉब्लम्स निकल कर आई। और फिर इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए आपको पता है 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था पूरे भारत में। डेट आपको याद रखनी चाहिए, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था पूरे देश में, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। हमने जब प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था कोर्स 2 में, तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है। तो जब भारत का संविधान लागू हो गया तो आपको पता है कि हमें अपनी जो कंट्री है ना, उसमें वुमेंस की कंडीशन बहुत अच्छी करनी है। उनके लिए एजुकेशन के बहुत सारे प्रोविज़न बने, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत बात की गई है कि वुमेन और मेल को, मतलब मेल और फीमेल को इक्वलिटी का दर्जा दिया जाए। इवन इक्वलिटी के साथ साथ उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। उससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स बन गए थे जिनमें वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलने लगा था। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की हुई हैं, आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन वाला वीडियो देख सकते हैं, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर फंडामेंटल राइट्स का देख सकते हैं आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वीडियो देख सकते हैं। तो ये और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। तो देखिए मॉडर्न पीरियड में क्या था उस समय कि बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं बन गई, है ना। तो जब पंचवर्षीय योजनाएं बनी तो मतलब कमीशन भी आ गए, और पंचवर्षीय योजनाओं ने भी मिलकर एक अच्छा एजुकेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया इंडिया के लिए, जिसमें क्या था कि अगर वुमेन्स एजुकेशन की बात की गई थी नेशनल लेवल पे कि स्त्रियों की जो शिक्षा है उनको अधिक से अधिक क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स को शिक्षित किया जाए, और जो कोरिकुलम या जो एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो उनकी मतलब नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए जाएं। ये सारी चीज़ें थी। तो उस समय देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला ये कमीशन आया था, राधा कृष्णन कमीशन, है ना।
राधा कृष्णन कमीशन 1946 से 48 के बीच में आया था। ओके, तो सबसे पहला जो कमीशन आया था हमारा राधा कृष्णन कमीशन आया था 1946 से 48 के बीच में। तो इस कमीशन ने मतलब स्त्री की शिक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव दिए और बहुत सारा वर्क किया। ठीक है, नेक्स्ट कमीशन देखिए हमारा आया मुदालिर कमीशन। देखिए राधा कृष्णन अगर आयोग में बात करते हैं तो इन्होंने करिकुलम के बारे में बात की कि वुमेंस के लिए कैसा करिकुलम होना चाहिए, वोकेशनल डायरेक्शन कैसा होना चाहिए वुमेंस के लिए, या वुमेंस को कैसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, और वुमेंस के पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसके बारे में काफ़ी बात की इस कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष थे राधा कृष्णन कमीशन, राधा कृष्णन, ठीक है, आयोग जिसको हम बोलते हैं, राधा कृष्णन आयोग भी बोलते हैं, और ये सबसे पहला आयोग है आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है हमारा मुदालिर कमीशन, या इसको हम मुदालिर कमीशन या हम इसको बोल सकते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग, आप फैमिलियर है इस नाम से। 1952 और 53 के बीच में आया था, और इस कमीशन ने भी स्त्री शिक्षा के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। और इस कमीशन ने बोला कि वुमेंस को मतलब होम साइंस इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया, जैसे वुमेंस के लिए हम बात ही करते हैं साइंस, आर्ट एंड होम साइंस एंड क्राफ्ट। तो इन्होंने होम साइंस की बात की कि होम साइंस की शिक्षा देनी चाहिए वुमेंस को। फिर वही है जो गांधी जी ने बोला था कि छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने चाहिए, कुटीर उद्योग वगैरह बनाने चाहिए, और एक गृह शिल्प इन द आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की उन्होंने। को एजुकेशन की भी बात की थी, है ना। माध्यमिक आयोग ने बहुत सारा मतलब बताया कि कॉटेज इंडस्ट्री भी बना सकते हैं हम, जहाँ पे स्त्री और पुरुष मिलकर काम कर सकते हैं और अपने इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद मुदालिर कमीशन ने देखा जाए तो को एजुकेशन की बात की। को एजुकेशन मतलब वैसी संस्था जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक समान व्यवहार से पढ़ सकें, उनको मतलब सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। नेक्स्ट कमीशन है हमारा सेकेंड फिफ्थ अमेंडमेंट प्लान था हमारा। अगर देखा जाए तो जो ये प्लान था पंचवर्षीय योजना हमारा दूसरा 1956 से 61 के बीच में आया। तो इसने भी बहुत सारे काम किए इस प्लान का। अगर देखा जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं में तो स्त्रियों के सुधार के लिए बात की इन्होंने। फिर बहुत सारी वुमेन्स कमीशन बना ली, महिला राष्ट्रीय शिक्षा कमेटी बनाई, ठीक है, उसमें उसके बारे में बात की। उस समय अगर देखा जाए कमेटी में तो स्त्री शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब स्त्री शिक्षा को प्रॉब्लम की तौर पे पेश किया गया। फिर ये सोचा गया कि हम उस चीज़ को बेटर कैसे कर सकते हैं, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें हेल्प किया, सपोर्ट किया कि स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में कोई प्रॉब्लम ना आए, उनके डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके स्त्रियों को शिक्षा दी जाए और मेल और फीमेल को इक्वल समझा जाए। तो ये जो पंचवर्षीय हमारा प्लान था, दूसरा पंचवर्षीय प्लान, इसमें काफ़ी काम हुआ स्त्रियों के लिए, ठीक है। और इसमें मतलब सेंट्रल कमीशन भी बने, बहुत सारे कमीशंस भी बन गए जिनमें दिक्कत नहीं हुई उनको। जिसमें बात कर सकते हैं नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, ठीक है। उस समय हंसा मेहता समिति भी थी, तो उस समय हंसा मेहता समिति ने भी इन सब चीज़ों को बोलने की कोशिश की, काफ़ी कुछ बताया। और ये इम्पॉर्टेंट भी है NCWE, है ना। तो जब ये डिपार्टमेंट बन गया NCWE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, तो ये समितियों के सुझाव पे बना था कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद जो बना है, इसमें हम जो इसका पुनर्गठन हुआ था, जो इसमें दिया गया था, वो हंसा मेहता समिति ने गठन किया था। और इसकी अध्यक्षता में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए आप देखा जाए तो आप इसको याद रख सकते हैं। इन्होंने गर्ल्स के लिए प्राइमरी लेवल पे भी बात की है, सेकेंडरी लेवल पे भी बात की है, फिर वोकेशनल की बात की, मतलब हायर की बात की, सबकी बात की इन्होंने मतलब हंसा मेहता समिति ने। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, हंसा मेहता समिति आप याद रख सकते हैं। इन्होंने सारे एजुकेशन के बारे में बात की है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, वोकेशनल, इस तरह की शिक्षा के बारे में बात की। फिर नेक्स्ट कमीशन हमारा आता है एजुकेशन कमीशन, यानी कोठारी कमीशन इसको हम बोलते हैं, जो 1964 से 1966 के मध्य में आया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत चंद कोठारी, DC कोठारी बोलते हैं, ठीक है, दौलत चंद कोठारी। तो ये इन्होंने दिया था, इसके अध्यक्ष थे ये। और आपको यहाँ बता दें मुदालिर कमीशन में भी जो थे, इनका नाम था लक्ष्मण मुदालियर, इनका पूरा नाम था लक्ष्मण मुदालियर। ये इसके अध्यक्ष थे माध्यमिक के, लक्ष्मण मुदालियर, इसीलिए इसको मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष ये थे। और कोठारी कमीशन यानी भारतीय शिक्षा आयोग के जो वो थे दौलत चंद कोठारी थे, ठीक है, 1964 से 66 के मध्य में। तो इन्होंने भी क्या किया था कि प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने की बात की, मतलब प्राइमरी एजुकेशन को फ्री करने की बात की थी। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन फ्री दी जाए। फिर लड़कियों के लिए सेपरेट स्कूल खोले जाएं, है ना, सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स। आप जब कोठारी कमीशन डिटेल में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की भी बात की। फिर प्रौढ़ लोगों की बात की, जो वुमेंस एडल्ट हैं उनके बारे में बात की कोठारी कमीशन ने, मतलब बहुत सारी चीज़ें की इन लोगों ने।
नेक्स्ट कमीशन है हमारा आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 NEP है ना, NEP ने भी काफ़ी काम किया वुमेन्स एजुकेशन के बारे में, काफ़ी कुछ बोला। फिर इसके बाद दूसरा हमारा आ गया नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन, 1970 में आया था, इस चीज़ को याद रखिएगा आप। फिर अगला कमीशन हमारा आ गया, फिर से आ गया NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979 या 1979 बोल सकते हैं आप इसको, ये आया था। तो इसने भी वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम किया था, डोनेशन भी दिया था, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी बनी थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बात हुई, ठीक है। और इस कमीशन ने भी बताया कि जो ग्रामीण और मतलब ग्रामीण क्षेत्र की औरतें हैं उनको कैसे शिक्षित किया जाए। तो बहुत सारे टीचर्स को भी अपॉइंट किया गया है ना, इतने छात्राओं पे इतनी संख्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की भी बात की, रेशियो की भी बात की इन लोगों ने, ठीक। और इसके बाद हमारा आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि 1986 की अगर हम बात करते हैं तो 1986 ने तो बहुत सारे काम कर दिए हैं और एक ये बहुत बड़ी पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जिसको बोलते हैं। तो इन्होंने मतलब पूरी प्रॉपर तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की कमांड को संभाल रखा है इस आयोग ने। और इस आयोग ने यही बोला है कि मेल और फीमेल को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है, जेंडर के बेस पे हम इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, सभी के लिए समान शिक्षा की बात की। फिर DPEP बना दी यानी कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम बनाए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने करीब आप ही समझिए कि 90% ग्रांट देने का भी वो प्लान किया था कि वुमेन शिक्षा के लिए दिया जाए ये। फिर 10+2 जो इन कॉलेज हैं उनकी बात की जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाए, मतलब काफ़ी सारी बात की जो मतलब एक तरीके से देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय वगैरह खोलने की बात की थी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी, बहुत सारी बात की थी। हम यहाँ जितनी भी बात करेंगे वो कम है, ठीक है। इसका डिटेल आप NEP का अपने कमीशन वाले यूनिट में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये हम सिर्फ मॉडर्न पीरियड के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं, तो हम मोटा मोटा आपको बता दिए हैं। और देखा जाए तो केरल हो गया इस समय, बहुत सारे मतलब उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, मतलब ये सारे मतलब ऐसे जो बैकवर्ड एरिया थे, UP भी था उसमें, ठीक है, कर्नाटका वगैरह, तो बहुत अच्छा हो गया है। तो उनके गांव में भी एजुकेशन पहुंच गई है। तो ये सारे प्लान्स डिस्कस हुए थे, बहुत सारे MHRD बने थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उस समय, ठीक है। देखा जाए तो ये इन लोगों ने मतलब पंचवर्षीय प्लान के थ्रू और ये सारे प्लान के थ्रू कोशिश की कि वुमेंस के एजुकेशन को सुधारा जाए। और हमने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, मेन बता दी हैं, इसमें पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो पॉइंट्स डिटेल में आप तभी पढ़ेंगे जब आपको कमीशन पढ़ना होगा। तो आप ये मोटा मोटा जब भी अगर आ जाए कि वुमेंस की कंडीशन के बारे में बताइए कि मॉडर्न पीरियड में वुमेंस की कंडीशन क्या थी और उनकी शिक्षा के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए थे और क्या क्या प्रॉब्लम या इश्यूज़ थी, तो आप इनको लिख सकती हैं, ठीक है। और इतना सारा होने के बाद आप समझ सकते हैं कि वुमेंस की कंडीशन सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चर, रिलीजन, कास्ट के बेस पे, नेशनल लेवल, नेशनल वर्क, इंटरनेशनल वर्क, यानी कि उनकी खुद की एक आइडेंटिटी होने लगी और वो घर की 4 दीवारों से निकलकर अपने लिए शिक्षा के लिए बोलने लगी, बोलना सीख गई। तो ये सारी चीज़ें हैं ये मॉडर्न पीरियड का, ठीक है। दैट इज़ मोर ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियड। और ये काफ़ी डिटेल में भी पढ़ा दिया और समराइज फॉर्म में पढ़ा दिया कि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। इसमें देखिए सारी पंचवर्षीय योजनाएं भी हैं, तो अब सारी पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी नहीं था क्योंकि ये शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप मॉडर्न पीरियड में रोल का बता सकते हैं। सारे कमीशन यहाँ बता दिए और सारे कमीशन ने जो मोटा मोटा काम बताया था, मोटा मोटा सुझाव बताया था, हाईलाइटेड सुझाव, वो सुझाव भी मैंने आपको बता दिया है अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना होगा तो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, पढ़ने में मज़ा आया हो तो प्लीज़ इसको लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें, नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। आज के लिए इतना ही है, हमने चारों पीरियड डिटेल में पढ़ लिए हैं, वैदिक, बौद्ध, ठीक है, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, देन मॉडर्न पीरियड। तो आप इन चारों पाँचों में से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से हैंडल कर सकते हैं कि रोल ऑफ वुमेन क्या है, ठीक है, वुमेन का रोल क्या है और एजुकेशन की कंडीशन क्या थी वुमेन की, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। साइनिंग ऑफ, लर्न विद कॉन्सेप्ट बाय अर्चना शर्मा।